आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 11 अगस्त 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे, बहुत तेजी से रूस बना रहा न्यूक्लियर मिसाइलें, साउथ चाइना सी में चीनी जहाजों की आपस में हुई टक्कर, नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका साउथ कोरिया के कदम को बताया जंग का ऐलान, गरीबों के दुश्मन बने डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन से बेघरों को हटाएंगे नेशनल गार्ड तैनात, कतर मिस्र तैयार कर रहे नई होस्टेज डील, गजा में जंग रुकवाने की कोशिश, न्यूजीलैंड कर सकता है फिलिस्तीन को तस्लीम, ऑस्ट्रेलिया ने भी आज ही किया था ऐलान, और ईरान के टॉप सिक्योरिटी चीफ का इराक लेबनान का इमरजेंसी दौरा, हिजबुल्लाह के हथियार छीनने पर लेबनान और ईरान आपस में भिड़े। चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की। रशिया बहुत तेजी से न्यूक्लियर मिसाइलों का डेवलपमेंट कर रहा है और यह ऐलान उसने खुद किया है, जिसके बाद रूस के दुश्मनों में अफरा तफरी सी जरूर फैल गई है। रूस ने इतवार की देर रात की इंफॉर्मेशन दी कि उसने मीडियम और छोटी दूरी की मिसाइलों का डेवलपमेंट रोक के दौरान यानी बंदिशों के दौरान भी जारी रखा और अब उसके पास इन मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा मौजूद है। ये बात रूस के फॉरेन डिपार्टमेंट के डिप्टी मिनिस्टर सरगई रियाबकोव ने कही है। रियाबकोव ने बताया कि जब रोक लगी थी तो साफ कहा गया था कि ये रोक सिर्फ मिसाइल तैनात करने पर ही लागू है, मिसाइलें बनाने और रिसर्च पर नहीं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दत को हमने मिसाइलों को तैयार करने और बड़ा गोला बारूद बनाने में लगाया। इसी महीने रूस ने यह कहा था कि उसने अमेरिका और उसके साथियों के उठाए जा रहे कदमों के जवाब में मीडियम रेंज की मिसाइलों की तैनाती पर लगी रोक हटा दी है। 1987 में सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच, जब रूस सोवियत यूनियन हुआ करता था, तब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच ये मिसाइलों वाला समझौता हुआ था ताकि दोनों ममालिक के बीच टेंशन थोड़ी कम हो सके, लेकिन बाद में रिश्ते खराब होने की वजह से ये समझौता खत्म हो गया था। बढ़ते आगे, यूक्रेन के ड्रोन अटैक्स में रूस के तुला और निजनी नोवगोरोद रीजन में कम से कम 3 लोग मारे गए हैं। तुला इलाके के गवर्नर ने टेलीग्राम पर यह बताया कि एक सिविलियन फैक्ट्री पर हवाई हमला हुआ रूस की यूक्रेन की तरफ से, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हुए। निजनी में भी इसी तरह के ड्रोन हमलों की इत्तला मिली है, जहां कम से कम 1 शख्स मारा गया और 2 जख्मी हुए हैं। अब बात साउथ चाइना सी की, जहां पर ड्रामा हुआ। एक चीनी जहाज ने अपने ही एक और जहाज को टक्कर मार दी। फिलीपींस ने खुलासा किया है कि साउथ चाइना सी में एक अजीब और गरीब मंजर देखने को मिला। चीनी नेवी का जहाज अपने ही कोस्ट गार्ड के जहाज से जा टकराया। जगह वही पुरानी ताना तनी वाली यानी स्कारबोरो शोएल, यहीं पर यह हादसा हुआ। फिलीपींस कोस्ट गार्ड के स्पोक्समैन के मुताबिक उनकी टीम मछुआरों को मदद पहुंचाने वाली बोट्स की हिफाजत कर रही थी, मगर चीनी जहाज इतने जोश में पीछा कर रहे थे कि एक वक्त पर अपने ही जहाज से टकरा बैठे। वीडियो भी जारी हुआ है इस मुतालिक। इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे सुपर पावर बनने का जोश कई बार अपने ही बंदों को चोट पहुंचा देता है। नॉर्थ कोरिया भड़क गया है। अमेरिका साउथ कोरिया की ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल पर नॉर्थ कोरिया गुस्सा है। कहा है ये सीधा जंग का ऐलान है और अब इसका जवाब भी मिलेगा। ये कहा गया जवाब देंगे हम। बॉर्डर पर टेंशन कम होने के आसार दिखने के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया और अमेरिका की होने वाली बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज को सीधा मिलिट्री उकसावा करार दे दिया है। नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर नो क्वांग चोल ने यह साफ कहा है कि हमारी फौज का एब्सोल्यूट मिशन है मुल्क की हिफाजत, और 11 दिन चलने वाली ये ड्रिल हमारे लिए खतरनाक खतरा है। केसीएनए स्टेट मीडिया के जरिए जारी एक बयान में उन्होंने वार्निंग दी कि अमेरिका और साउथ कोरिया के इन जंग के खेलों का हम मजबूत और मुकम्मल जवाब देंगे और अपने हक़ खुद मुख्तारी का पूरा इस्तेमाल करेंगे। किम जोंग उन साउथ कोरिया और अमेरिका के इस कदम से गुस्से में हैं। किम जोंग उन क्या करेंगे ये वही जानते हैं। फिलहाल टेंशन तो बढ़ रही है। लग रहा था कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कुछ ठंडक हो रही है, लेकिन फिर से मामला गर्म हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के नए वादे की बात करते हैं। वॉशिंगटन से बेघर लोगों को हटाने का प्लान तैयार है। अमेरिका में जेल भरने का इरादा है। नेशनल गार्ड्स तैनात होने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार को कहा
कि वो मुल्क की दारुल-हुकूमत वाशिंगटन से बेघर लोगों को हटा देंगे और क्रिमिनल्स को जेल भेजेंगे। चाहे वहाँ के मेयर ये कह रहे हों कि बेघर लोगों की मौजूदगी से क्राइम में कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप को गरीब और बेसहारा लोग फूटी आँख नहीं सुहा रहे। मगर असली हंगामा तब हुआ जब एक अमेरिकी अफसर ने रॉयटर्स को ये बताया कि ट्रंप की हुकूमत वॉशिंगटन में भी नेशनल गार्ड्स के सैकड़ों फौजी भेजने की तैयारी कर रही है। ये वही कंट्रोवर्शियल तरीका है जो ट्रंप ने लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन प्रोटेस्ट दबाने के लिए इस्तेमाल किया था, जबकि लोकल हुकूमत ने इसकी मुखालफत की थी। फिलहाल ट्रंप वॉशिंगटन से बेघरों को, गरीबों को साफ करने जा रहे हैं। ये दुनिया भर के हक हुकूक की बात करते हैं, गजा के लोगों को आसरा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में ही जो लोग बगैर छत के जी रहे हैं, सड़कों पर पड़े हैं, उनमें अमेरिकन्स भी हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप छत नहीं दे सकते। यही तो डबल पॉलिसी है। बढ़ते हैं आगे सर, गजा की बात करते हैं। कतर और मिस्र अगले हफ्ते तक एक नया होस्टेज मुआहदा प्लान तैयार करने की उम्मीद कर रहे हैं। लंदन बेस्ड अखबार अल अरबी अल जदीद के मुताबिक हमास के अफसरों का एक डेलीगेशन आज पीर को मिस्र जाएगा ताकि रुकी हुई जंगबंदी की बातचीत को फिर से शुरू किया जा सके। ये नया प्रपोजल ऐसे वक्त पर सामने आया है जब गजा सिटी को खाली करवाने पर भी चर्चा हो रही है। ये प्रोसेस तकरीबन 3 महीने चलेगा और इसके दौरान क्या हालात होंगे, इस पर भी बातें तेज हो गई हैं। यह ऐलान उस वक्त हुआ जब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि होस्टेज मुआहदे की बातचीत में हमास ने इसराइल को गुमराह किया है, यानी इसराइल को बना दिया है। हमास, जिसके पास अभी 50 इसराइली होस्टेजेस हैं जिंदा मुर्दा, उस हमास ने मांग रखी है कि नुकबा लड़ाकों को रिहा किया जाए, जंग दोबारा शुरू ना करने की इंटरनेशनल गारंटी दी जाए और इसराइल पूरी तरह गजा से अपनी फौज लेकर बाहर निकल जाए। इसराइल पर जंग खत्म करने का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और हमास IDF के जरिए गजा में किए जा रहे ऑपरेशन को कत्लेआम कह रहे हैं, जिसे इसराइल ने सख्ती से नकार दिया है। लेकिन हकीकत क्या है, वो दुनिया देख रही है, वो दुनिया परख रही है। पिछले 2 साल से या 22 महीनों से 61,000 से ज़्यादा लोग कत्ल किए गए हैं गजा में। ये दुनिया ने देखा और दर्ज किया है। बढ़ते आगे सर, आज़ाद फ़लस्तीन के लिए आवाज़ें तेज़ हो गई हैं। न्यूजीलैंड फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत मानने पर गौर कर रहा है और अगले 1 महीने में इस पर फैसला भी कर लेगा। ये बात न्यूजीलैंड के फॉरेन मिनिस्टर विंस्टन पीटर्स ने आज 11 अगस्त को कन्फर्म की। पीटर्स ने बताया कि उन्होंने आज मंडे को कैबिनेट मीटिंग में इस मसले पर बात की। वहाँ दिन पहले हो जाता है ना। और उन्होंने कहा कि उनकी गवर्नमेंट सितंबर में ऑफिशियल तौर पर फैसला कर लेगी कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना है या नहीं। फॉरेन मिनिस्टर पीटर्स सितंबर के आखिर में न्यूयॉर्क में UN जनरल असेंबली में शामिल होंगे और वहीं न्यूजीलैंड का स्टैंड पेश करेंगे। हालांकि ये ऐलान गजा या फ़लस्तीनी रियासत पर न्यूजीलैंड की मौजूदा पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करता, लेकिन डेडलाइन साफ इशारा देती है कि न्यूजीलैंड शायद कई दूसरे वेस्टर्न मुल्कों के साथ मिलकर फ़लस्तीन को तस्लीम करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। न्यूजीलैंड का यह कदम ऑस्ट्रेलिया के उस ऐलान के साथ ही सामने आया है जिसमें उसने कहा कि वो सितंबर में UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के दौरान फ़लस्तीन को मान्यता देगा, रिकॉग्नाइज करेगा, तस्लीम करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी ये ऐलान आज ही किया है। फ्रांस पहले ही कह चुका है कि वो UNGA में फ़लस्तीन को तस्लीम करेगा, जबकि ब्रिटेन ने कहा है कि अगर इसराइल ने कुछ तय शर्तें पूरी नहीं की तो वो भी फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेगा। न्यूजीलैंड के फॉरेन मिनिस्टर विंस्टन पीटर्स ने कहा है कि गजा में इंसानी तबाही इस वक्त दुनिया के एजेंडे में सबसे ऊपर है और न्यूजीलैंड इस मसले पर सोच समझकर, तरीके से और गहराई से काम कर रहा है। ईरान और लेबनान के बीच कुछ टेंशन है, तू मैं है। मसला हिजबुल्ला है। ईरान के टॉप सिक्योरिटी बॉडी के चीफ इराक और लेबनान के अचानक दौरे पर जा रहे हैं और दोनों ममालिक में हिजबुल्लाह के हथियार छीनने की प्लानिंग के बीच ये दौरा काफ़ी अहम है। ईरान की सबसे बड़ी सिक्योरिटी बॉडी के चीफ अली लारिजानी आज मंडे को इराक पहुंचेंगे, उसके बाद लेबनान जाएंगे, जहां हुकूमत ने ईरान के करीबी हिजबुल्लाह को हथियारों से लैस करने वाली पॉलिसी को ख़त्म करने का प्लान पास कर दिया है।
स्टेट टीवी के ईरान की स्टेट टीवी के मुताबिक लारिजानी का ये पहला फॉरेन दौरा है जब से उन्होंने पिछले हफ्ते ओहदा संभाला है। इराक में वो एक दो तरफा सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन करेंगे, फिर लेबनान में सीनियर अफसरों और अहम सियासी शख्सियतों से मुलाकात करेंगे। उनका ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान ने खुले तौर पर लेबनानी हुकूमत के जोसेफ औन की और नवाब सलाम की हुकूमत के हिजबुल्लाह को निशाना बनाने वाले प्लान की सख्त मुखालफत की है। किसने? ईरान ने। और लेबनान ने इसे ईरान की खुली और नामंजूर दखल अंदाजी करार दिया है कि हिजबुल्लाह लेबनान का है, मामला लेबनान का है, ईरान कौन होता है, तुम कौन, तुम क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो? तो ये लेबनान ने कहा है। यानी ईरान और लेबनान के बीच भी जुबा दराजी जमकर हो रही है। रवाना होने से पहले लारिजानी ने स्टेट टीवी से कहा, लेबनानी हुकूमत के साथ हमारा ताल्लुक गहरा और बहुत पुराना है। हम कई रीजनल मसाइल पर मशवरा करते हैं। इस मामले में भी, हिजबुल्लाह के मामले में भी हम लेबनानी अफसरों और असरअंदाज शख्सियतों से बात करेंगे। हमारी पोजीशन साफ है, लेबनान की कौमी एकता यानी यकजहती हर हाल में बरकरार रहनी चाहिए और उसकी आज़ादी हमारे लिए अहम है। लेकिन किसी दूसरे मुल्क में ईरान की दखल अंदाजी कितनी असरदार साबित हो पाएगी दोस्तों, इसको लेकर कुछ ज़्यादा पॉजिटिव आसार नज़र तो नहीं आ रहे, क्योंकि लेबनान के ऊपर भी अमेरिका का प्रेशर है और लेबनान इस सिचुएशन में नहीं है ईरान की तरह कि वो कोई मिसाइल दागकर इसराइल या अमेरिका का मुकाबला कर ले। तो उसे वो फैसला मानना है। और फिर ये भी है कि एक हुकूमत जब एक मुल्क में राज करती है, उसके तहत आर्मी, पुलिस, बाकी फोर्स, पैरामिलिट्री ग्रुप्स, ये सब होते हैं। उनके रहते हुए किसी और रेजिस्टेंस मूवमेंट, किसी एक मूवमेंट के पास हथियार क्यों होंगे, वो भी जो जंग लड़ने के एतबार से हों, पूरे मतलब मिसाइल, ड्रोन्स वगैरह सब हों। तो लेबनानी हुकूमत ने हिजबुल्लाह के हथियार छीनने का फैसला अमेरिकी दबाव में किया है। ये वही लेबनानी रेजिस्टेंस मूवमेंट हिजबुल्लाह है जिसने अब से करीबन यूँ समझिए 1.5 दशक पहले साउथ लेबनान से इसराइली फ़ौज को खदेड़ा था। ये वही हिजबुल्लाह है जिसने पिछले साल नवंबर तक इसराइल की इकनॉमी को बड़ा डेंट पहुंचाया और फ़लस्तीन और गज़ा की हिमायत में जमकर हमले किए। हालांकि उनके टॉप लीडर्स मारे गए, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह लेबनान का एक बहुत बड़ा ग्रुप और एक बहुत असरदार ग्रुप है। उसको यूं ज़ेर करना, उसके हथियार छीनना, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा, ख़ास तौर पर जबकि हिजबुल्लाह के जो चीफ़ हैं नईम कासिम, उन्होंने कह दिया है कि हम इसे मानेंगे नहीं, ना हम अपने हथियार डालेंगे और जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। इशारा खाना जंगी की तरफ भी था। तो देखते हैं कि लारिजानी का ये दौरा कितना कामयाब होता है। और उधर हमने रात आपको खबर बताई थी कि इराक के प्राइम मिनिस्टर अल सुडानी भी, उनकी फ़ोर्स भी, जो वहाँ पर हिजबुल्लाह का पार्ट है, एक हिजबुल्लाह लेबनान का है और एक हिजबुल्लाह इराक का, वो अपने हिजबुल्लाह के भी, उस इराक वाले के भी हथियार छीनने की बात कर रहे हैं कि वहाँ भी सिर्फ फ़ोर्स के पास हथियार होंगे। तो इराक और लेबनान क्यों जा रहे हैं ईरान के ये अफसर, टॉप अफसर? इसलिए कि दोनों जगह हिजबुल्लाह मुश्किल में है। उनका ये दौरा काफ़ी अहम है। इराक के बारे में वो ज़्यादा नहीं बोले, लेकिन बात यही होगी। देखते रहिए, बताएंगे अपडेट आपको। ईरान से जुड़ी एक और खबर है कि आज संडे को जास्क के करीब समंदर में एक ऑयल टैंकर जहाज़ पकड़ा गया है जिसमें 20 लाख लीटर से ज़्यादा स्मगलिंग किया हुआ फ्यूल, स्मगलिंग किया हुआ तेल था। ईरान की बॉर्डर पुलिस ने बताया कि नेवी के साथ मिलकर ईरान के एक्सक्लूसिव वाटर्स में जास्क पोर्ट के पास एक ऑयल टैंकर पकड़ा गया जिसमें 20,30,755 लीटर स्मगल किया हुआ डीजल फ्यूल था। बाप रे! जहाज़ की तलाशी के बाद इस तेल की कीमत करीब 759 अरब ईरानी रियाल आकी गई। 759 अरब ईरानी रियाल। पकड़े गए 17 विदेशियों को जास्क में रिलेटेड अथॉरिटीज़ को सौंप दिया गया है। दोस्तों, ईरान की बॉर्डर फोर्सेस पिछले कुछ वक्त से बहुत एक्टिव हो गई हैं। जब से जंग का खतरा मंडरा रहा था तब से अब ज़मीनी और समुद्री बॉर्डर्स पर मिलिट्री यूनिट्स के साथ मिलकर ईरानी फोर्सेस स्मगलिंग नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। हेडलाइन शो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद ये करते हैं कि साफ गोई से, ट्रांसपेरेंसी से और फैक्ट के साथ दी गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। खबरें अच्छी नहीं थी, मैं कोशिश की बात कर रहा हूँ। खुश रहिए, सलामत रहिए।